हेलो। नमस्ते दोस्तों। देखिए अपन बात करते हैं डीवी को लेकर। L1 की जो डीवी है वो संपन्न हो चुकी है। लगभग काम कंप्लीट हो गया डीवी का। अब L1 वाली जो डीवी है उनको सिर्फ और सिर्फ साला दर्पण पर जो डीओ लॉगिन है उस पर सिर्फ और सिर्फ उन डॉक्यूमेंट को शो करना है ओनली फॉर। लेकिन L2 की जो डीवी है जो अब शुरू होगी, जिनकी चेकलिस्ट जारी कर दी गई है, इस चेकलिस्ट को आपको किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से बिंदु का विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, साथ में कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, साथ में ये भी डाउट क्लियर करेंगे अपन कि इसमें 100 घोषणा एक ही लगाई है अलग अलग लगाई है, ठीक है। इसके बाद में आपको आय को भी क्या आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। इन सभी तमाम जो बातें इनकी अपन अपन चर्चा करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज के अलावा और दो कौन से चाहिए, ठीक है। इन सभी बातों की अपन क्या करेंगे, जानकारी लेंगे, ठीक है। लेकिन बस विनती यही है कि आप वीडियो तो लंबे समय तो बने रहिए, कंप्लीट वीडियो को देखना, ठीक है। अपन बात करते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले दिशा निर्देश दे रखे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं है, ये पेज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में बात क्या करते हैं कि आपको कितने सेट बनाने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेट ध्यान रखना, कितने सेट चाहिए आपके, एक दो सेट चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपके पास में, क्या है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसका सेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों का सेट नहीं है तो आपको डीवी में भाग नहीं लेना, सीधी सी बात है। मतलब कि आपके पास में मूल आवेदन तो होना ही चाहिए, ठीक है। और चेकलिस्ट है, इनको इनमें जो क्रम दे रही इस क्रम के अनुसार आपको क्या समस्त डॉक्यूमेंट क्या करना है, लगाने हैं। और जो जितनी भी जो 100 घोषणाएं है वो आपको क्या लगानी है, मोल लगानी है। अगर मान लो आपको दो शेड लगाने हैं, दो शेड बनाए, तो दो शेड के अंदर क्या करना है, दोनों शेड के अंदर आपने जितनी भी 100 घोषणा लगाई है वो सभी क्या है, मूल है। जैसे कि मान लो निवास से संबंधित है, ठीक है। तो निवास से संबंधित जो सेट है वो जो आपने पहली पीडीएफ बनाई है, मतलब चेकलिस्ट फर्स्ट भरी है, उनमें भी मूल आएगा और सेकंड में भी मूल आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म दे रखा होगा, आपने सभी ने देखा होगा। एक में तो अटेस्टेशन फॉर्म की फोटो चल जाएगी, लेकिन दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए। उस पर जो राजपत्रित अधिकारी गजटेड के सिग्नेचर होना अनिवार्य है, ठीक है। एक में फोटो कॉपी लगा देना, एक में क्या ओरिजिनल लगा देना। अगर मान लो किसी प्रकार से किसी लड़के के पास में दोनों ओरिजिनल है तो वो दोनों ओरिजिनल लगाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, आय घोषणा की। अगर किसी विद्यार्थी ने आय में छूट ले रखी है, आय में क्या लिखी है, छूट रही, 2.5 लाख से कम आय शो कर रखी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको क्या करना होगा, उस विद्यार्थी को आय घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। अगर मान लो वो आय घोषणा प्रमाण पत्र देने में असमर्थ है तो उसको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना होगा, ठीक है। ये तमाम बातों की अपन बात जानकारी लेंगे, ठीक है। साथ में आय घोषणा जो प्रमाण पत्र है आपको एक बनाना तो भी चल जाएगा, एक के बाद दो बनाओगे तो भी चल जाएगा। एक में आप एक चेकलिस्ट के अंदर फोटो कॉपी डाल देना, दूसरी जो चेकलिस्ट है उसमें क्या कर देना है, फोटो उसकी ओरिजिनल डाल देना, ठीक है। और आय जो घोषणा प्रमाण पत्र है वो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कभी का हो सकता है, आप 19 जनवरी के बाद ही, 19 जनवरी तक का पहले का भी चल सकता है और 19 जनवरी के बाद वाला भी चल सकता है। 4 पेज वाला होना चाहिए। कितने पेज वाला होना चाहिए, 4 पेज वाला आय घोषणा है वो 4 पेज वाला होना चाहिए। 2 गवाह के सिग्नेचर होने चाहिए और दो इनके अलावा इनको दो अन्य जो विशेष आदमी उनके सिग्नेचर होने चाहिए। वो 4 प्रमाण आय चल जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर मान लो आपने आय अभी तक नहीं बनवाए तो मेरा मानना है कि आप पोस्टल ऑर्डर ले आइए, ठीक है। 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले आइए। पोस्टल ऑर्डर अच्छा रहेगा क्योंकि इन पर 2 हजार आय बनाएगी तो 120 रुपये नोटरी वगैरह सब खर्चा हो जाएगा, 200 रुपये बैठ जाएंगे, लेकिन ये पोस्टल ऑर्डर 100 में ही काम चल जाएगा, हम ठीक है। अब देखिए अपन चेकलिस्ट कैसे भरेंगे, ठीक है। चेकलिस्ट के अपन बिंदु बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको दोनों सेट अलग अलग ले जाने हैं। क्या है, दोनों जो आपके सेट है वो अलग अलग ले जाने हैं। साथ में आपको किसी प्रकार फाइल वगैरह किसी में बांधने की आवश्यकता नहीं है, आपको चेकलिस्ट से शो करनी है, ठीक है। मेरी डीवी होगी उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वही आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बिंदु उसके हम बात करेंगे। आपकी डीवी का जो समय है, सॉरी, आपको किसी प्रकार तमाम जो आपकी जो समस्या है इन समस्याओं को सुनने के लिए हर जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम होंगे, उस पर 9:30 से लेकर 6 बजे तक आप कभी भी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया में जो किसी प्रकार की शंका हो, इस शंका को दूर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो किसी विद्यार्थी को पोर्टल से मतलब साला दर्पण पर जब अपने जो आईडी पासवर्ड लॉगिन करने में तकलीफ हो रही है तो वो इस पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा जिनको दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी प्रकार समस्या है तो वो इस पर कॉल कर सकता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कान्हा राम जी जो आईएएस है वो कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए अपन बात करते हैं इसमें चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट किस प्रकार से भरी है, जिस प्रकार से L1 की अलग से चेकलिस्ट डाली गई थी उसी प्रकार से L2 की अलग से चेकलिस्ट डाली गई है। पहली बात तो ये कि आप सभी विद्यार्थियों को ये चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है, इनको प्रिंट करवाने हैं, कम से कम 3 सेट बनाने हैं। कितने सेट बनाने हैं भाई, कम से कम 3 सेट बनवाने हैं, इसके 3 सेट बना लेना, ठीक है। 2 तो आप विभाग को दे दीजिए, एक अपने पास में रख लेना, ठीक है। 3 चेकलिस्ट निकलवानी है और इसी के अनुसार इसको बढ़नी है। देखो सबसे पहले क्या अध्यापक लेवल देती है, अगर आप सामान्य से बिलोंग करते हो सामान्य से पर टिक कर देना, ठीक है। अब देखो जो बिंदु लागू हो रहा है उसको क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन का जिला आ जाए, कौन सा, मान लो मेरा जिला नागौर है तो मैं यहाँ पर नागौर भर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में पद है, पद का नाम आ जाएगा। इसके बाद विषय कौन सा है, अगर सामान्य सामान्य, ठीक है। विशेष शिक्षा तो इसको कट कर देना और इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद में विषय अगर आप इंग्लिश से हो तो यहाँ पर इंग्लिश शो कर देना, ठीक है। अभ्यर्थी के रोल नंबर, आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर कौन से लिखना है, जो रिट मेंस के अंदर शो कर रखे हैं, कौन से, रिट मेंस वाले रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, कौन से, यहाँ पर रिट मेंस वाले रोल नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी कौन सी है, आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब टीएसपी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र बिलोंग करा। अगर आप नॉन टीएसपी से हो तो आप नॉन टीएसपी शो कर देना, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका अपना खुद का जो पर्सनल आधार नंबर है, आधार क्रमांक वो डालने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पापा का नाम शो करना है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में आपका खुद का नाम लिखना है, सभी हिंदी में लिखना है जानकारी, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करना है। मान लो आप ओबीसी से हो तो क्या करना है, आपको ओबीसी पर टिक कर देना है, ठीक है। किस पर टिक कर देना है, ओबीसी से कर देना है। अगर आप जनरल में हो तो उसकी अनरिजर्व कैटेगरी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अनरिजर्व हो जाएगी। जो अलग अलग विद्यार्थी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनसे आपको टिक कर देना है, ठीक है। इसको लेकर किसी प्रकार से समस्या नहीं होनी चाहिए, सही, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट, अब देखिए इसके बाद में आपको लिंग लिखना है, मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो यहाँ पर शो कर देना, ठीक है। लिंग के बाद में जमा शुल्क राशि, ये शुल्क आप राशि यहाँ पर लिख लें, कौन सी लिखनी है यहाँ पर, रीट मेंस का जब फॉर्म लगाया था कर्मचारी चयन बोर्ड का 19 जनवरी से पहले, उसकी आपको जितने भी चालान कटा है वो चालान लगाने हैं, ठीक है। वो चालान है 250 रुपये या 350 रुपये, चार जो भी उसकी शुल्क रखी गई थी वो शुल्क यहाँ पर शो करना है, ठीक है। इसके बाद में जो 12वीं का माध्यम कौन सा है, तो 12वीं का माध्यम सीधी सी बात है कि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर हिंदी शो कर देना है। अगर आप स्नातक आपकी हिंदी में है तो स्नातक भी आपको हिंदी में शो कर देनी है। आपका मीडियम कुछ है, मान लो कभी भविष्य के अंदर जरूरी पड़ेगी इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों के अंदर टीचरों को लगाना है, तो ये नहीं कि फिर इंग्लिश मीडियम आपको ज़बरदस्ती लगा दिया, ये नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हिंदी वाले टीचरों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगा दिया जाता है, तो वो कहते हैं कि आप हमारे साथ अन्याय हुई है। तो इससे बचने के लिए क्या हो रहा है, ये पहले से ही अब की बार है जो मीडियम मांग रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं चेकलिस्ट के एक एक बिंदु को किस प्रकार से बनना है। धैर्य से देखिए वीडियो को, ठीक है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत आएगी। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति, ठीक है, किस प्रकार से बनना है। ऑनलाइन जो आवेदन की प्रति है मेरे ख्याल से इसमें 3 पेज है, ठीक है, 1 से लेकर 3 पेज है। तो आपको इसका संलग्न संख्या किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर संलग्न संख्या लिखनी है 1 से लेकर 3, डैश लगा देना बीच में, डैश लगा के 3 कर देना, ठीक है। संलग्न संख्या 1 से 3, ठीक है। और यहाँ पर हाँ कर देना, अगर आप जो बिंदु लागू हो रहा है उस पर हाँ कर देना, ठीक है। ये काम विभाग का है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। विस्तृत आवेदन पत्र, इसमें मेरे ख्याल से 10 पेज है हर विद्यार्थी के, तो ये 4 से लेकर 13 तक आ जाएगा, ठीक है। 4 से लेकर 13 तक, तो इसमें बढ़ देना 4 से 13 तक, ठीक है। इसके बाद में आधार कार्ड की बात करते हैं तो आधार कार्ड में एक तो 15 नंबर पर यह आ जाएगा। इसके बाद में 10वीं की बात करते हैं तो 15 के बाद में 16-17 पर यह आ जाएगा, कितने पर, 16-17 नंबर पर यह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं उच्च जो कौन सी है, 12वीं की बात करते हैं तो 18-19 पर ये हो जाएगा, ठीक है। 18-19 पर इसके बाद में आपने जो आपकी जो स्नातक हो चुकी है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, वो ग्रेजुएशन यहाँ पर शो कर देना है। अगर 3 मार्कशीट है ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और डिप्लोमा, अगर 4 तो इसको आपको क्या करना है, दोनों साइड से सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। साथ में और क्या ध्यान रखना है, सेल्फ अटेस्टेड के साथ में उसका जो कर्म कहाँ से लग रही है, मतलब 20 से लेकर 26 तक लग रही है, 25 तक लग रही है, वो भी काउंट करके इसमें शो कर देना है, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में आपको स्नातक में इसमें नंबर जोड़िए, किसके, आपके स्नातक है, इसके परसेंटेज जुड़ेंगे। हमारे जो BST हमने कर रखी तो हमारे 12th के जुड़ रहे थे, आपके स्नातक के जुड़ेंगे। तो कुल कितने हैं
आपने कितने प्राप्त किए और इनका प्रतिशत लिखना है। ठीक है, स्नातक में जो आपके पसंदीदा जो विषय है वो यहाँ पर क्या करना है, आपको शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेकलिस्ट में से स्नातक में ऐच्छिक विषय आपने क्या चुना है इसकी भी बात कर लेते हैं। ऐच्छिक विषय है, ठीक है, स्नातक में ऐच्छिक विषय है तो उसकी भी आप अपन आपको शो कर देना है कि ऐच्छिक विषय में हिंदी था, इंग्लिश था, जो भी है वो आपको फिल कर देना है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने क्या कर रखी है, स्नातकोत्तर कर रखी है, तो क्या करना है, उसका उपाधि प्रमाण पत्र लगाने पड़ेगा, मतलब कि जो आपकी एमए वगैरह है या एमएससी वगैरह है, ठीक है, आदि बातें वो उसको शो कर देना। ठीक है, इनके प्रतिशत भी आपको लिखने हैं। अगर आपने किसी प्रकार के नहीं किए तो यहाँ पर अंकित कर देना लागू नहीं है। मान लो स्नातक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन इसमें आपको फिल नहीं करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट में लागू नहीं, लागू नहीं। ठीक है, और यहाँ पर भी लागू नहीं लिख देना। ठीक है, इसके बाद में रीट का जो प्रमाण पत्र है वो लगाने, 12 नंबर पर क्या लगाना है, रीट का प्रमाण पत्र लगाना है। जो कौन सा, पास का प्रमाण पत्र जो सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था ना, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा, जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था ना, एग्ज़ाम को लेकर जो आपने क्वालिफाई किया है, 90 नंबर लाने थे उसमें, वो लगाने इसमें। ठीक है, इसके बाद में आप इसमें कौन सा लेवल चूज करोगे, उसमें लेवल द्वितीय से आप लेवल द्वितीय पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लेवल द्वितीय से हैं तो यहाँ पर पात्रता आ जाएगा, यहाँ पर लेवल द्वितीय तो लेवल द्वितीय आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, राजस्थान पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में प्राप्तांक, अगर मान लो आपने 110 नंबर प्राप्त किए तो कितने में से किए, उनके प्रतिशत निकाल देना। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो भाषा थी वो पहली दूसरी भाषा कौन सी, सामाजिक विज्ञान से सामाजिक विज्ञान वाला, इसको शो कर सकता है, बाकी आपका चल रहा है ये काम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेकलिस्ट को लेकर, ज़्यादा गंभीरतापूर्वक है, गंभीर नहीं होना। ठीक है, आराम से मस्ती से बढ़ना, हंसते खेलते बढ़ देना इसको। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन आपकी शिक्षा कौन सी, सामान्य शिक्षा, तो आप सामान्य शिक्षा शिक्षा पर क्लिक करोगे। डीएलएड या बीएलएड आपने कर रखी है तो आपकी योग्यता है ये निर्धारण कर रही है। इसके बाद में प्रशिक्षण योग्यता में प्रवेश थी, मतलब कि यहाँ पर आपने कॉलेज में जो प्रवेश ली थी, कॉलेज कौन सी, जहाँ से आपकी बीएड हुई थी या बीएलएड हुई थी, वहाँ पर आपको प्रवेश दी होगी। जिस दिन आप इंटर हुए होंगे कॉलेज में, उस दिन आपको एक स्लिप दी होगी, वो स्लिप यहाँ पर लगानी है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप विशेष शिक्षा से बिलोंग करते हो तो आपको आरसीआई लगाना है, भारतीय पुनर्वास परिषद की, उनके लिए जो विशेष एमआरवीआर वाले उनके लिए लगता है। मूल निवास लगाना है, मूल के बाद में ये टीएसपी वाले के लिए लागू है। ये बिंदु जो टीएसपी है उसको क्या करना है, उनका जो मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। टीएसपी वालों को ये शो करना है और नॉन टीएसपी वालों को कौन सा करना है, ये जो बता दिया होगा ऊपर, नॉन टीएसपी वालों को 19 नंबर ये फिल करना है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको नियमानुसार छूट मिलेगी, तो उनके लिए ये पॉइंट दे रखा है। कौन सा पॉइंट, उनके लिए ये पॉइंट दे रखा है जो आर्थिक रूप से मतलब कि ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आता है, तो उनको इस पॉइंट को भरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, तो 22 नंबर पर अपना जाति दे रखा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र शो कर देना है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उस पर क्लिक कर देना, मान लो आप अनुसूचित जनजाति से हो तो ऐसे इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद में यहाँ पर सर्गन संख्या लगा देना, इसके बाद में यहाँ पर हाँ लिख देना। ठीक है, ये काम किसका है, उन लोगों का, अपना नहीं है। हालांकि ये काम वहाँ पर आपको जाकर हाँ हाँ का जो ऑप्शन आपको ही भरना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो आपके डॉक्यूमेंट लेने में भी उसको फुर्सत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, आरक्षित वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र। अगर मान लो किसी आरक्षित वर्ग है और जाति प्रमाण पत्र क्या है, कार्मिक विभाग परिपत्र द्वारा जारी होना चाहिए, तो वो लगा सकता है। इसके बाद में राजस्थान के मूल निवासी यानी पूर्व मूल निवासी, ये आपको 100 घोषणा लगानी है। अगर 100 घोषणा अगर आप एक पेज पर करना चाहते हो तो भी सबसे अच्छी बात है। अगर आप 100 घोषणा अलग अलग पेजों पर करना चाहते हैं तो भी किसी प्रकार का कोई डाउट या शंका नहीं, आपकी इच्छा। अगर आप 1000-500-400 रुपये ज़्यादा खर्च करना चाहते हो तो अलग अलग बनवा लें, अन्यथा एक पेज चल जाएगा। बहुत सारा है जो प्रारूप में दे रखा है वो ठीक है, अच्छा है, वो आपकी पूर्ति करे संतुष्ट है वो। ठीक है, अगर मान लो अगर आपने अलग अलग 100 घोषणा लगाई तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना है, आपकी चेकलिस्ट में जो जो प्रारूप दे रखा किसका, 100 घोषणा, उसको रिमूव कर देना वहाँ से। ठीक है, हटा देना उसको। ठीक है, अगर मान लो आप अलग अलग नहीं लगा रहे हो, वो एक ही पेज लगा रहे हैं, तो उस पर भी जो आपके बिंदु लागू हो रही है उस पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। क्या कर देना है, उसको जो बिंदु आप पर लागू हो रही है उस पर टिक कर देना है, और आपको अलग अलग किसी प्रकार से 100 घोषणा लगाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का मूल निवासी तो ये है, उसमें लाइन लिखी हुई उस पर टिक कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर विधवा कैटेगरी से कोई महिला बिलोंग करती है तो उसको क्या है, विडो सर्टिफिकेट लगाने हैं। ठीक है, जो कौन जो जो कि साथ में ये भी घोषणा करनी कि मैं पुनर्विवाह नहीं करूंगी। ठीक है, फिलहाल यही घोषणा करनी। ठीक है, अगर कोई डिवोर्स कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसको डिग्री लगानी है महिला को। ठीक है, ये विशेष जो महिलाएं हैं उनके लिए लगा। संतान संबंधी है तो संतान संबंधी आपको यहाँ पर 100 घोषणा लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए कि इसमें क्या लिखना है आपको, मैं 2 से अधिक संतान है, बहुत से मैं पैदा नहीं करूँगा, या आपकी शादी हो चुकी 2 से अधिक पैदा
नहीं करूँगा, ठीक है। ये बातें इसमें आप जैसे सेल्फ अटेस्टेड करवाने जाओगे तो आपको बता दिए दहेज नहीं लेगी। अब दहेज वाले में बात ये हो रही कि बच्चे कह रहे कि दहेज हमने तो, हमारी शादी हो ही नहीं रही, दहेज हमने कैसे ले लिया। हम कहते हैं भाई दहेज आप शादी करोगे, अब मास्टर बन गए, ठीक है, अब तो लेवल से करोगे, ठीक है। आगे बात में तो क्या है, यहाँ पर दहेज का आप ये लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको, दहेज वाला जो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं भविष्य में शादी करूँगा तो दहेज स्वीकार नहीं करूँगा, न लूँगा न दूंगा, ठीक है। ये बात आपको लेनी होगी। अगर आप विवाहित हो तो विवाहित में, वर्तमान विवाहित हो, मैंने विवाह के समय न दहेज लिया है न दिया है, बस ये ऐसे इस प्रकार की घोषणा करनी है, ठीक है। इसके बाद में भूतपूर्व आप सैनिक हो तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी भूतपूर्व के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट खिलाड़ी से बिलोंग करते हो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उत्कृष्ट खिलाड़ी किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। आपको घबराने बिल्कुल भी आवश्यक नहीं, क्योंकि घबराई वो लोग हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्जी से डिग्री लेकर आ गए किसकी, उत्कृष्ट खिलाड़ी की, ठीक है। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो जो प्रॉपर वे में काम कर रहा है उसको किसी प्रकार घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आप हैंडीकेप दिव्यांग श्रेणी से आते हो तो इसके लिए यह भी लागू होगा। इसके पहले आपराधिक प्रकरण नहीं होने का, ये भी आपको एक 100 घोषणा लगाना क्रम से, ठीक है, और साथ में हाँ हाँ लिख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। अगर आप राजकीय सेवाओं में हो, किसमें, वर्तमान में किसी छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, ठीक है, मान लो राजस्थान पुलिस में जो भी आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको यहाँ से क्या लानी पड़ेगी, एनओसी लानी पड़ेगी, ठीक, एन आपके पता लाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी लगानी है यहाँ पर। अगर आपकी आय, आपने जब फॉर्म भरा था, कौन सा रिट मेंस वाला फॉर्म भरा था, उसमें आय में आपने किसी प्रकार से छूट ली है और 2.5 लाख से कम शो कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, आय घोषणा प्रमाण पत्र लगाना है। कौन सा, 4 पेज वाला आय घोषणा प्रमाण पत्र लगाना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आय घोषणा अगर आप 2 सेट बना रहे हैं तो दोनों सेटों में लगाना है, चाहे एक सेट में ओरिजिनल लगा देना या दोनों में ओरिजिनल लगा देना, चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो आप इसका खर्चा नहीं उठाना चाहते तो मैं कहता हूँ कि आप 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए, सबसे अच्छा बेस्ट जो ऑप्शन है यही रहेगा, ठीक है। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा दीजिए, आपकी आय की जो पूर्ति है ये पोस्टल ऑर्डर कर देगा। अब शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में आपको जो 100 क्वेश्चन लगानी है। इसके बाद में अभ्यर्थी को अनंतिम, मतलब कि जहाँ से उसने कॉलेज की हो, मतलब कि मान लो सपोज बीएड की है, कोई विद्यार्थी ऐसा है जो बीएड कर ली साथ में एमए भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन एमए प्राइवेट कर रहा है तो उसको प्राइवेट वाला जो चरित्र वो नहीं लगाना है। प्राइवेट में चरित्र मिलता ही नहीं वैसे तो, लेकिन कहीं ऐसे बंदे हैं कि जो जल्दीबाजी नींद में जाते हैं और कॉलेज वाले उसको दे देते हैं, पता ही नहीं चलता क्या होता है, ठीक है। लेकिन अपन देखते हैं आपको क्या करना है, 2 राजपत्रित अधिकारियों के अलग से लगाने हैं, साथ में क्या है, तो 2 राजपत्रित यानी गेजेटेड टीचर होंगे, ग्रेड फर्स्ट के टीचर होंगे, उसके 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। देखो मैंने तो किस प्रकार से मेरा चरित्र बनाया था उसकी बात कर लेते हो एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुक के देखिए, इसके अपन बात करते हैं अपन किस प्रकार से चरित्र बनवाया था। देखिए मैंने जो चरित्र बनवाया था वो इस प्रकार से था, किस प्रकार से, इस प्रकार से था, ठीक है। यहाँ पर मेरी खुद की जानकारी आएगी, इसके बाद में यहाँ पर गजेटेड फर्स्ट के साइन आएंगे, इसके बाद में यहाँ पर गजेटेड सेकंड के साइन आएंगे, मतलब कि एक ही पेज पर 2 गजेटेड के साइन करवा लिए। ये मैंने कितने पेज बनवाए थे, ये मैंने 4 बनवाए थे, कितने, 4 बनवाए थे, 4 बनाए थे, 2 तो एक में डाल दिए, 2 तो एक शेड में डाल दिए, यानी 2 गजेटेड युक्त, और 2 किस में डाल दिए, सेकंड पीडीएफ में डाल दिए, मतलब चेकलिस्ट में डाल दिए। इस प्रकार से बनाओगे तो बेटर है। और आप एक एक बनाना चाहते हो 2 अलग अलग जो 5 रुपये पेज आता है, ठीक है, उस पेज पर बनवा लेना, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद में आपने एक निर्देश पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि समझ चेकलिस्ट क्या है, संलग्न करनी है, और जो पॉइंट लागू नहीं है उसको लागू नहीं वो छोड़ देना, जो लागू, मेरे ख्याल से सभी बिंदु लागू होंगे, यानी हर विद्यार्थी के मूल जो भूतपूर्व सैनिक उनको छोड़ करके कुछ कुछ पॉइंट लागू नहीं है, उसके सामने क्या है, लागू नहीं। यहाँ पर आपको साइन कर देना है, साइन है परिवर्तन नहीं करना है। साइन आपने जिस प्रकार से राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड में मूल रिट हुई थी, रिट मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो साइन आपने किए वही साइन करने। कई बार हम क्या करते हैं कि वहाँ पर तो साइन हिंदी में किए थे, वहाँ पर जल्दीबाजी के लिए इंग्लिश में कर रहे हैं, नहीं भाई, आपने जो फॉर्म के अंदर साइन किए वही साइन यहाँ पर करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस लिख देना, ठीक है। स्थान कौन सा, आपको मान लो जहाँ पर डीवी हो रही है, उम्मीद है कि सभी को गृह जिला मिला होगा तो आपको वही जिला शो करना है उसमें, ठीक है। इसके साथ में क्या है, दिनांक कौन सी लगानी है आपको, दिनांक वही लगानी है जिस दिन आपका स्लॉट बुक हुआ, क्या हो, जिस दिन का आपको स्लॉट बुक हुआ कि आज मेरा डीवी है, मान लो आपका 18 जुलाई का डीवी है, कितने जुलाई का, 19 जुलाई को मान लीजिए, 19 जुलाई को डीवी है तो 19 जुलाई को ही क्या है, यहाँ पर आपको डेट डालनी है। इसके बाद में आपका जो खुफिया एजेंसी वाला मोबाइल नंबर दे दीजिए, कौन सा मोबाइल नंबर दे दीजिए जो भी है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापित, आपको यहाँ पर खुद अपनी जानकारी भर देना है, ठीक है।
यहाँ पर खुद का नाम आ जाएगी, यहाँ पर पापा का नाम, या अपने शादी हो चुकी तो पति का नाम लिख देना, महिला हो तो उम्र लिख देना, जाति जो भी यहाँ पे निवास जहाँ पर है अध्ययन छोड़ देना खाली, और आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी चेकलिस्ट इस प्रकार से बनी है। अब देखिए इस पेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अगर मान लो कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि भाई मैं अलग अलग 100 घोषणा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, तो अलग अलग नहीं लगवाया तो वो क्या करना है, इस 100 घोषणा पत्र को लगा देना, चल जाएगा, आराम से दौड़ेगा, मैंने करवाया है ऐसा काम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विषय लिख देना, दिनांक जब आपका रिजल्ट जारी हो और दिनांक शो कर देना, मैं राजस्थान मूल निवास तक लगा दियो, होगा काम कंप्लीट। इसके बाद में अगर कोई महिला विचन यानी डिवोर्स कैटेगरी से बिलोंग करती है वो भी इस पर क्लिक कर दिए। इसके बाद में संतान संबंधित यहाँ पर दिखा दिए, दहेज से संबंधित यहाँ पर। इस प्रकार से ये एक चेकलिस्ट के अंदर भी काम आपका चल सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई विद्यार्थी चाहे कि मुझे 100 घोषणा है वो अलग अलग लगाने, तो भाई साहब उसको इस पेज को निकाल देना, अपनी जो चेकलिस्ट दे रखी है इसमें से इस पेज को, उसमें से इस पेज को रिमूव कर देना, आपको अलग अलग 100 घोषणाएं लगानी है। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अपन नाम करते हैं। इसके बाद में कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि चेकलिस्ट में सर हमने ये एक तो शपथ घोषणा कौन सी धूम्रपान नहीं करूँगा, ये भाई चेकलिस्ट में है, चेकलिस्ट में आपको लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, इसमें दे रखा है लेकिन चेकलिस्ट में इसका क्रम नहीं है, तो आपको वहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद में आपको ये जो संविधान से संबंधित निष्ठा प्रति शपथ है, ये भी किसी प्रकार का 100 क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी चेकलिस्ट में नहीं दे रखा है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी चेकलिस्ट बैक टू बैक जो काम बोल रही है, जो आप पर लागू हो रही है, उनको ही भरना है। ठीक है, इसके बाद में आपको किसी प्रकार से किसी रिस्क नहीं लेनी, यहाँ पर साइन वगैरह कर देना। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर देखो ये पेज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, यहाँ पर पापा या अपनी जो अगर महिला है तो अपनी जो पत्री जो भी उसका नाम लिख दें। इसके बाद में यहाँ पर किसी प्रकार विवरण की आपको विवरण देने की अपनी आवश्यकता नहीं है, विवरण वो सामने वाले अपने आप ही दे देंगे। ठीक है, जब आपका स्लॉट डीवी हो गया, डीवी के बाद में क्या है, डीओ लॉगिन करेंगे। क्या है, डीओ लॉगिन करेंगे, 2-3 दिन का समय लेंगे। जैसे डीओ लॉगिन करेंगे, इसके बाद में आपकी शाला दर्पण प्रत्येक 10वीं 12वीं बीएसटीसी जो भी है या बीएड है उसकी सारी जानकारी कंप्लीट है आपको यहाँ पर मिलेगी। कौन सा डॉक्यूमेंट की कमी है, कौन सा अप्रूव हो चुका है, आप रिट की जो मूल आवेदन विज्ञप्ति के अनुसार पात्र या अपात्र होगी वो बाद में घोषित करेंगे। लेकिन आप जैसे डीवी कराएंगे तो आप शाला दर्पण पे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस की जगह क्या आ जाएगा, जो पहले नो आया करता था, जैसे आप करवाओगे तो यहाँ पर ओनली फॉर आपको सेटिस्फाई करने के लिए यस लिखाया जाएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप जब डीवी करवाइए तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर 3 व्यक्तियों को आपको साइन करवाने तो करवाने हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार टेबल लगी होगी, पहला आदमी यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा और छठा, ये 6 टीचर होंगे। पहले वाला क्या करेगा, जैसे इसके पास में जाओगे आप, मान लो आपको बता दिया स्लॉट नंबर बता दिया 5 नंबर टेबल है तो वहाँ पर जाइए, तो 5 नंबर जाओगे तो ये क्या करेगा, आपकी चेकलिस्ट ले लेगा एक। दूसरे वाला क्या करेगा, दूसरी आपकी चेकलिस्ट ले। तीसरे वाला क्या करेगा, आपका मूल आवेदन लेगा। चौथे वाला क्या करेगा, उसको कंप्यूटर से मिलान करेगा। ये मूल आवेदन और ये कंप्यूटर से मिलान हो रहा है, ये काम इधर चल रहा है, ये दोनों आपकी चेकलिस्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ये चेकलिस्ट देंगे, फिर एक बार वापस ये चेकलिस्ट देके अपने सिग्नेचर करेगा। फिर छठा नंबर आपके पात्रता जांच करेगा, मान लो आपने कौन कौन से पात्रता शो कर रखी है। इसके बाद में आपके फॉर्म में आपका जो डीवी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको डीवी करवानी तो और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद में देखिए भाई एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट मान लीजिए आप। ठीक है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा चैनल है। ठीक है, छोटा सी चैनल साइंस बाई धर्मेंद्र, इसी नाम से क्या है कि एक अपना क्या चल रहा है, साथ में टेलीग्राम है, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको जानकारी होगी सटीक होगी, जो सबसे पहले मिलेगी, आपको किसी प्रकार से हड़बड़ी या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का डाउट हो तो उसको आसानी से क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।